अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका दोस्त ज़ीशान उमर और आज हम करने लगे हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये रिसर्च का और थोड़ी वीडियो लेंथी भी हो सकती है। मैंने कोशिश की कि मैंने ईच एस्पेक्ट से इसको एक्सप्लेन कर दूं। अच्छा, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, पहले रिसर्च क्या होती है? रिसर्च जो है एक सिस्टमेटिक और साइंटिफिक अप्रोच है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। कोई भी मसला हो, हम उसे साइंटिफिक तरीके से एक प्रॉपर एक सीक्वेंस के साथ उसको जो सॉल्व करते हैं उसे हम रिसर्च बोलते हैं। और ये जो रिसर्च है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, इसका एक और नाम भी है जिसे कहते हैं काज एंड इफ़ेक्ट, यानी काज एंड इफ़ेक्ट रिसर्च भी कहते हैं। इस रिसर्च के अंदर हम किसी भी चीज़ का काज देखते हैं, किसी भी मसले की काज क्या है और उसका इफ़ेक्ट क्या है, ये हम देख रहे होते हैं। और इस रिसर्च के अंदर हम दो वेरिएबल्स ले रहे होते हैं। वेरिएबल्स की वीडियो आपने देखी होगी, वेरिएबल्स क्या होते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो जो वेरिएबल्स हैं वो क्या होते हैं, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है कि जो अपना असर रखता है, जो इफ़ेक्ट करता है डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर, ठीक है। तो इसके अंदर यानी एक इंडिपेंडेंट जिसको हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, जिसको हम चेंज करते हैं, वो इंडिपेंडेंट होता है, और जिसके ऊपर उसका असर हो रहा होता है इसे डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं, वो इस रिसर्च के अंदर होते हैं, ठीक है। अच्छा, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की डेफिनेशन देख लें तो ये डब्ल्यू बेस्ट जो है उसने डेफिनेशन दी थी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की। इसके अंदर वो कहता है कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज डिस्क्रिप्शन एनालिसिस ऑफ व्हाट विल अकर अंडर केयरफुली कंट्रोल कंडीशन। क्या जो है ना, एक तो पहले क्या चीज़ थी और क्या बनेगी जब उसके ऊपर जो प्रॉपर कंट्रोल कंडीशन के अंदर कोई काम किया जाएगा। मैं मिसालों से आपको बताऊंगा, आपको समझ आ जाएगी। अभी तक कोई कन्फ्यूजन है तो परेशान नहीं हो। अब ये क्या है जी, द इफेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल इज यूजुअली ऑब्जर्व्ड एंड रिकॉर्डेड ओवर टाइम। एक तो मैं इसकी थोड़ी सी एक आपको एग्जांपल दे देता हूँ ताकि फिर आपको पता चल जाए। मैं कहता हूँ इम्पैक्ट ऑफ एविएट्स ऑन द लर्निंग ऑफ फिफ्थ क्लास स्टूडेंट, कि एविएट्स जो हैं जिनका जो बच्चे की लर्निंग है उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है। अब इसके अंदर क्या होगा कि बच्चे की, हम क्या करते हैं कि दो क्लासें हमारे पास होंगी, पाँचवीं क्लास की दो सेक्शन। एक सेक्शन के अंदर जो है ना वो टीचर ट्रेडिशनल तरीके से रूटीनली जैसे पढ़ाता है पहले वैसे पढ़ाएगा। दूसरे क्लासरूम के अंदर क्या होगा कि टीचर जो है वो प्रॉपर एविएट्स यूज़ करता है, मतलब एविएट्स से मुराद यहाँ आप ये कर लेंगे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है, प्रॉपर उनको वीडियोस दिखाता है, उनको इजी करने के लिए, लेसन करने के लिए मुख्तलिफ जो है ना वो चीज़ें इस्तेमाल, टूल इस्तेमाल करता है। अब फिर बाद में हम देखेंगे कि क्या वाकई एक जो जिस क्लासरूम के अंदर यानी एक कंट्रोल कंडीशन था, एक वेरिएबल्स जो हैं वो यूज़ किए गए, एक नई चीज़ें उनको बच्चों को जो है ना ऐड की गई, तो दोनों क्लासों के अंदर बाद में अंदर उनकी प्रोग्रेस के अंदर क्या डिफरेंस आया भी है कि नहीं आया। तो ये हमारी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होती है। तो इसके बाद फिर हम जो है ना वो रीजनेबल कंक्लूजन देखते हैं। इसकी एग्जांपल यहाँ पे आगे भी दी हुई है। द इफेक्ट ऑफ पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट ऑन एटीट्यूड ऑफ स्टूडेंट टुवर्ड्स स्कूल, कि बच्चों के ऊपर जो है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, जो कि यानी उसको आपको पता है रीइंफोर्समेंट यानी मोटिवेशन बच्चों को देना, तो वो उनके एटीट्यूड के ऊपर, बच्चों की लड़ने के ऊपर क्या इम्पैक्ट करती है। या सेकंड है इम्पैक्ट ऑफ एविएट्स, जो वही जो पहले मैंने आपको एग्जांपल दी कि मैथ को इम्प्रूव करने के लिए एविएट्स के इस्तेमाल से क्या बेहतर होती है कि नहीं होती। या इम्पैक्ट ऑफ ये CAI, जो कंप्यूटर असिस्टमेंट इंस्ट्रक्शन होती है, वो उसका क्या असर होता है। या प्रोग्रेस ऑफ स्टूडेंट बाय इम्प्लीमेंटिंग स्टेम जो है, अगर क्लासरूम स्टेम तरीका जो है, स्टेम एक तरीक़ाकार है एजुकेशन का, जिसके अंदर जो है ना साइंस, टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, इन तरीक़ों के ज़रिए बच्चों को सिखाया जाता है, प्रैक्टिकल वे से सिखाया जाता है। तो इस तरीके से सिखाने से बच्चों की प्रोग्रेस के ऊपर क्या इफ़ेक्ट होगा। तो ये सारे जो ये एग्जांपल हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की, हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। अब एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की टाइप्स कितनी हैं? ये ग्रीन बोर्ड के अकॉर्डिंग जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की 5 टाइप्स हैं। ट्रायल एंड एरर एक्सपेरिमेंट, जिसे हम कहते हैं कि बार बार जो है वो ट्रायल करना और एक करेक्ट नतीजे के ऊपर पहुंचना। कंट्रोल ऑब्जर्वेशन स्टडी, नेचुरल एक्सपेरिमेंट, एक्सपोस्ट फैक्टो एक्सपेरिमेंट, लेबॉर्ट्री एक्सपेरिमेंट। मैं कोशिश करूँगा कि इन सब को जो है वो इनके ऊपर अलग से वीडियो बना दी जाए। अच्छा जी, स्टेप्स क्या होते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंदर? इसके अंदर स्टेप्स ये होंगे, सबसे पहले तो हम प्रॉब्लम को सिलेक्ट करेंगे कि हमारा मसला क्या है, हमारा जो है ना वो प्रॉब्लम कौन सा, उसको डिफ़ाइन करेंगे। फिर हम अपने ऑब्जेक्टिव को देखेंगे, हमारा मकसद क्या है इस रिसर्च करने का। फिर हाइपोथेसिस बनाएंगे, हाइपोथेसिस के बाद हम सैम्पलिंग करेंगे, यानी जिसके एक तो रिसर्च डिज़ाइन सिलेक्ट करेंगे, कौन सा डिज़ाइन होगा। इसके नेक्स्ट वीडियो मेरी इसी रिसर्च डिज़ाइन के ऊपर है, जिसके अंदर हम कॉजी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन और प्योर और ये सारी देखेंगे।
तो फिर प्रोसीजर हम कौन सा अडॉप्ट करेंगे, फिर एनालिस उसका डाटा कलेक्ट करना, एनालिसिस करना और एट द एंड हम रिजल्ट देंगे। अब एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होता क्या है कि इसके अंदर ये होता है कि एक हाइपोथेसिस देंगे जिसके अंदर हम रिलेशनशिप बताएंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल, यानी वेरिएबल्स का आपस में ताल्लुक बताने के लिए हम एक हाइपोथेसिस देते हैं। और हाइपोथेसिस क्या होती है इसके ऊपर मेरा अलग से लेक्चर है और वो आप देख लीजिएगा। अच्छा, अब इसके अंदर दो ग्रुप्स हम बनाते हैं, एक होता है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और एक होता है हमारा कंट्रोल ग्रुप। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को हम यही कहते हैं कि जो हमारा रूटीनली ट्रेडिशनल जो पहले एक तरीके का चल रहा था उसी के मुताबिक चलना वो एक्सपेरिमेंटल होता है। कंट्रोल ग्रुप वो होता है कि जिसके अंदर हमारी कंट्रोल्ड कंडीशन होती है, हम अपनी मर्जी से चीज़ें उसके अंदर ऐड कर रहे होते हैं। तो आफ्टर द ट्रीटमेंट द रिसर्च टेस्ट द डिपेंडेंट वेरिएबल, और ट्रीटमेंट के बाद हम देखते हैं कि क्या कोई सिग्निफिकेंट चेंजिंग आई हैं जो कंट्रोल ग्रुप था, यानी जो हम करना चाह रहे थे क्या उसके ऊपर उसका इफेक्ट हुआ है। अच्छा, कंट्रोल ग्रुप की जो एग्जांपल ये है कि हम ये देखते हैं कि बच्चा जो है ना वो क्लासरूम में प्रेजेंट है या एब्सेंट रहता है, तो हम देखते हैं कि रीज़न क्या है बच्चे की और ये ट्रीटमेंट करते हैं क्या अब उसकी प्रेजेंस जो है बड़ी है। यानी मिसाल के तौर पे कि मैं कहता हूँ इम्पैक्ट जो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ यानी बच्चों की ना आउटिंग करवाना, या मैं क्लासरूम में जो कच्ची क्लास है उसकी मैं एब्सेंट कम करने के लिए क्लासरूम के अंदर एलसीडी लगा देता हूँ ताकि बच्चे जो हैं वो एलसीडी से अम्यूज़ हों और रोज़ाना स्कूल आएँ। अब मिसाल के तौर पे एक क्लासरूम है जहाँ पे एलसीडी नहीं है और एक क्लासरूम है जिसके अंदर एलसीडी लगी हुई है बच्चों के लिए। अब देखते हैं कि क्या एलसीडी लगाने से बच्चों की जो एब्सेंटिसिज्म था वो कम हुआ है कि नहीं हुआ। इस तरह का, या बच्चों को जो है ना मैं होमवर्क बहुत ज़्यादा देता हूँ, इससे बच्चों की जो है ना एबसेंट होती है, तो अब मैं उनको होमवर्क नहीं देता। अब देखता हूँ क्या होता है, या उनकी लर्निंग के डिफरेंस देख लेता हूँ कि कुछ बच्चे हैं जिनको होमवर्क ज़्यादा मिलता है उनकी प्रोग्रेस क्या है, जिनको होमवर्क नहीं मिलता उनकी प्रोग्रेस क्या है। एवीएट्स वगैरह हो गया, या कोई एक क्लासरूम के अंदर लेक्चर मेथड यूज़ करता हूँ, दूसरी क्लास की डिस्कशन मेथड, फिर एट द एंड में देखता हूँ कि उनकी प्रोग्रेस के अंदर कैसे क्या फ़र्क आया है। तो ये सारी जो है ना ये इसकी एग्जाम्पल है कंट्रोल ग्रुप की। अच्छा, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप जो होता है, एक इसमें दो तीन चीज़ें याद रखनी है। एक तो इसके अंदर रैंडम सिलेक्शन होती है, जो हम सैंपल लेते हैं वो रैंडम होता है। और दूसरी चीज़ ये है कि हम इसके अंदर जब भी कर रहे होते हैं तो हम एक प्री टेस्ट लेते हैं, यानी मैं जब भी कोई ट्रीटमेंट अप्लाई कर रहा हूँ किसी क्लासरूम तो उनकी प्रोग्रेस का पहले प्री टेस्ट लूँगा, फिर अपना जो है मैं वो कंट्रोल कंडीशन के अंदर अपना ट्रीटमेंट अप्लाई करूँगा, यानी एलसीडी लगा दी है या उनको डिस्कशन मेथड से पढ़ाना शुरू कर दिया है या एवीएट यूज़ किए हैं कोई भी चीज़, यानी तो उसके बाद देखता हूँ फिर दोबारा पोस्ट टेस्ट करता हूँ। तो पहले प्री टेस्ट होगा फिर पोस्ट टेस्ट होगा। इसी तरह फिर जब बाद में जब एट द एंड रिजल्ट आएंगे तो मैं इनको आपस के अंदर कंपेयर करूँगा कि मेरे रिजल्ट्स जो हैं जो पहले थे जो बाद में क्या उनके अंदर फ़र्क आया भी है कि नहीं आया। ठीक है, और इसके अंदर एक और होती है रेप्लिकेशन के पायलट स्टडी। अब मैंने एक बड़े पैमाने पे मिसाल के तौर पे मेरा एक 6 महीने का या साल का जो है ना वो एक्सपेरिमेंट टारगेट है, तो साल पूरा मैं ट्रीटमेंट करता रहा हूँ एक क्लास के ऊपर और दूसरी के ऊपर, वैसे मतलब एक साल पूरा एक्सपेरिमेंट करूँ उसके बाद रिज़ल्ट को देखूँ तो हो सकता है मेरे रिज़ल्ट जो है ना वो फ्रूटफुल ना हो। तो इसलिए हम इसके अंदर पायलट स्टडी या सब एक्सपेरिमेंट करते हैं, पहले छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट करते हैं, उनको देखते हैं, अगर वो फ्रूटफुल हो रहे हैं तो फिर हम बड़े यानी लार्ज स्केल पे एक्सपेरिमेंट करने के लिए हम पहले छोटे स्केल पे उसको अप्लाई करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने एलसीडी का जो है ना वो मैंने देखना है कि मैं कच्ची क्लास के अंदर एलसीडी लगाने से बच्चों की प्रेजेंस जो है ना वो, अब मैंने एक क्लासरूम के अंदर किया है, अब मुझे बड़े फ्रूटफुल ज़बरदस्त रिजल्ट मिले हैं कि बच्चों की एब्सेंट बहुत कम हो गई है, नया दाखिला बहुत शुरू हो गया है। ये तो बहुत ज़बरदस्त काम है कि एलसीडी लगाई जाए और बच्चों को जो है ना वो एवीएट्स के ज़रिए पढ़ाया जाए। तो अब ये मुझे अच्छे रिजल्ट मिले हैं, तो इस चीज़ को अब मैं पूरे पंजाब लेवल पे इसको अप्लाई कर देते हैं, गवर्नमेंट इसको पंजाब लेवल पे अप्लाई कर देती है। आपको पता है जैसे ईसी आया था अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, तो इसको पहले 2-4 ज़िलों के अंदर अप्लाई किया गया, टोबा ननकाना इस तरह था। फिर उसको ऐसा ऐसा जब ये कामयाब हुआ तो 2017 के अंदर इसको पूरे मुल्क के अंदर जो पूरे पंजाब के अंदर जो है इसको अप्लाई कर दिया गया। तो ये भी ऐसे ही करते हैं। ठीक है, अच्छा इसके अंदर फिर कुछ चीज़ें याद रखनी है कि वैलिडिटी और रिलायबिलिटी, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की वैलिडिटी रिलायबिलिटी को इफ़ेक्ट करती हैं। अब वैलिडिटी क्या होती है? वैलिडिटी तो ये होता है ना कि जो मेरा रिज़ल्ट आए ना वो प्योरली जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इफ़ेक्ट होना चाहिए। अब ये नहीं हो मतलब इंडिपेंडेंट, यानी इसका मतलब ये है कि जो बच्चों की एब्सेंट कम हुई है क्लासरूम के अंदर वो उस एलसीडी लगाने की वजह से हुई है, कि अगर कोई और फैक्टर हो जो मेरी एलसीडी का फ़ायदा नहीं हुआ, कोई अदर फैक्टर्स हैं जैसे जो है ना वालिदैन बड़े आजकल कॉन्शियस हो गए हैं या उस्ताद ने जो है डंडे से सख्ती करना शुरू कर दिया उसके से बच्चे आते हैं, वो अदर हो जाएंगे। यानी वैलिडिटी तब होगी कि जब हमारा प्योर इम्पैक्ट हो उसके ऊपर एवीएट्स का हम देख रहे हों। तो
यानी प्योर इंडिपेंडेंट वेरिएबल का असर देख रहे हो, उसके अंदर एक्सट्रेनियस वेरिएबल ना हो, तो उसको हम कहते हैं कि ये वैलिडिटी है। तो कौन सी चीज़ें वैलिडिटी को इफेक्ट करती हैं? एक तो हिस्ट्री हो गई, यानी देखो कुछ चीज़ें ना टाइम के साथ चेंज हो जाती हैं। कि एक साल, जैसे मिसाल के तौर पे अब हम एक बड़ी रिसर्च कर रहे हैं, तो कच्ची वाला बच्चा जो है ना वो बहुत रो के आता है, और अगर वही एक्सपेरिमेंट रिसर्च हम कर रहे हो चौथी क्लास के बच्चे के एब्सेंटिसिज्म और कच्ची क्लास का, अब फोर्थ क्लास में कुछ शऊर आ गया होगा कि मैंने पढ़ना है, उसकी माइंडसेट कुछ और होगा, कच्ची क्लास के माइंडसेट कुछ और होगा। मतलब ये हिस्ट्री के साथ, टाइम के साथ कुछ चीज़ें बदल जाती हैं, कुछ चीज़ें चेंज हो जाती हैं, तो हमें हिस्ट्री को मद्देनज़र रखनी चाहिए। इस तरह मैचुरेशन है, एज के साथ बंदा मेच्योर होता है, एज के साथ कुछ चीज़ें बंदा लर्न कर रहा होता है। तो अब एक बच्चे ने एज के साथ कुछ सीखा है, तो मैं ये ना कहने लग जाऊँ कि मेरे फलां ट्रीटमेंट का नतीजा है कि बच्चे ने ये सीखा है। तो मैचुरेशन भी यही। टेस्ट प्री टेस्ट ये भी देखना चाहिए कि मैंने प्री टेस्ट जो है ना वो किया था क्या कि नहीं। अब हो सकता है कि बच्चे पहले ही इतना आते हैं, मैंने प्री टेस्ट किया ही नहीं है, कि बच्चों की जो है ना मैंने एक हफ्ते तक ऑब्ज़र्व ही नहीं किया कि बच्चे जो है ना वो कभी 30 हैं, कभी 20 हैं, कभी 25 हैं, इस तरह करके बच्चे आ रहे हैं। तो ये मैंने प्री टेस्ट पहले करना, अब मैंने AVF लगा दिया तो बच्चे 40-45 आते हैं, तो मैंने कहने लगा कि पहले भी 40-45 आते थे, तो अब भी 40-45 आते हैं। मतलब प्रॉपर प्री टेस्ट होना चाहिए, प्रॉपर पोस्ट टेस्ट होना चाहिए। अगर वो नहीं होगा तो फिर भी मसला हो सकता है। इस तरह इंस्ट्रूमेंटेशन, मतलब प्रॉपर जो मेरी कंसिस्टेंसी हो, यानी एक दिन मैं LCD 1 घंटा चला रहा हूँ, अगले दिन 4 घंटे चला रहा हूँ, अगले दिन पूरा दिन चला रहा हूँ, इस तरह नहीं होना चाहिए। ट्रीटमेंट जो है ना वो प्रॉपर सीक्वेंस के साथ दिया जाए और प्रॉपर टाइम के साथ दिया जाए, और प्रॉपर टाइम के ऊपर असेसमेंट की जाए। हर रोज़ कभी असेसमेंट करने लग जाऊँ, कभी महीने बाद असेसमेंट करने लग जाऊँ, इस तरह नहीं होना चाहिए। इस तरह वही स्टैटिस्टिकल रिग्रेशन या प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट के स्कोर्स को देखना चाहिए। अब ये हो जाए कि जी मैंने जो प्री टेस्ट किया था उस वक्त जो है ना वो बच्चे आते थे 30 और 25, मैंने पोस्ट टेस्ट किया अब बच्चे 15 आने लग गए हैं। या मतलब एक जो है प्रॉपर जो है ना मेरी जो वैल्यूज़ हैं, जो स्कोर हैं, उनको प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट को देखना चाहिए। मोरालिटी, कुछ अखलाकियात भी होते हैं कि बच्चा मॉरली कुछ चीज़ सीख गया और हमारा उसके ऊपर इफेक्ट ही कोई नहीं है, हम जो चीज़ सिखाने, इन बच्चों को मोरालिटी उसकी बेहतर हुई है। या एक ये भी हो सकता है कि मैं रिसर्च कर रहा हूँ किसी पर्सन के ऊपर, यानी एक ग्रुप के ऊपर कर रहा हूँ, और उसके अंदर ना मुझे कोई बंदा अच्छा नहीं लगता, मैं उस बंदे को निकाल देता हूँ, हालांकि वो मेरा पोटेंशियल बंदा था जो मुझे अच्छे रिजल्ट दे सकता था, लेकिन मैंने उसको बाइफनेस होने की वजह से उस बंदे को निकाल दिया है। यानी जो अखलाकी तौर पे इश्यूज़ हैं उनको भी देखना कि वो मतलब कि मैं बड़ा फेयर हूँ, सबके साथ मेरा इक्वल ट्रीटमेंट है, ये भी देखना चाहिए। इसके बाद कुछ चीज़ें हैं जो एक्सटर्नल वैलिडिटी क्या होती है। इंटरनल वैलिडिटी तो ये था ना कि जब डिपेंडेंट वेरिएबल को का चेंजिंग जो है ना वो प्योरली इफेक्ट ऑफ हो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का। लेकिन जो एक्सटर्नल वैलिडिटी होती है कि जिसके अंदर हम कोई चीज़ हम कहेंगे कि रिजल्ट्स तब हमारे रिलायबल होंगे, एक्सटर्नल वैलिडिटी होगी जब वो रिजल्ट्स जो हैं वो उनको जनरलाइज किया जा सके, यानी उनको होल पॉपुलेशन के ऊपर अप्लाई किया जा सके। तो कौन सी चीज़ें हैं जो इफ़ेक्ट कर रही होती हैं एक्सटर्नल वैलिडिटी के ऊपर? तो उसके अंदर प्री टेस्ट ट्रीटमेंट इंटरेक्शन। तो जो हम प्री टेस्ट ले रहे होते हैं तो वो प्री टेस्ट लेने का तरीका ठीक ना हो हमारा, कि हम प्री टेस्ट को सीरियस नहीं ले रहे हैं, या कभी जो है ना वो प्रॉपर एक हफ्ते तक हमने एक्सपेरिमेंट करने के बजाय एक दिन ही कर लिया, तो ये प्री टेस्ट का होता है। उसके अलावा मल्टीपल ट्रीटमेंट इंटरफेरेंस। अब हम जब ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो किसी बच्चे को ऊपर, यानी कि अगर बच्चों की नेचर चेंज करनी है, कुछ ऐसा है ना, तो मैं एक बच्चे को बार बार ट्रीटमेंट, अब देखो मैं एक बच्चे को एक हफ्ते बाद ट्रीटमेंट देता हूँ, एक बच्चे को हर रोज़ ट्रीटमेंट दे रहा हूँ, एक बच्चे को मैं डिस्कशन मेथड से एक दिन पढ़ाता हूँ और एक को मैं हर रोज़ पढ़ा रहा हूँ, तो फ़र्क तो होगा ना। तो यानी मल्टीपल ट्रीटमेंट जो इंटरफेरेंस है ये नहीं होना चाहिए, सबके साथ इक्वल होना चाहिए। इस तरह सिलेक्शन ट्रीटमेंट इंटरफेरेंस इंटरेक्शन, वो भी इस तरह किसी एक बंदे को सिलेक्ट करके उसके ऊपर ज़्यादा मेहनत करना, बाकियों के ऊपर ना करना, वो भी। इस स्पेसिफिसिटी ऑफ वेरिएबल्स, यानी इससे मुराद ये है कि कोई स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट। अब देखो मैं बच्चों को एक बड़ा माहौल देने लग जाऊँ, कुछ बच्चे हैं उनको मैं एक ख़ास माहौल देता हूँ, कुछ को आम कॉमन माहौल होता है, यानी कोई ख़ास माहौल देना, ख़ास टाइम देना या ख़ास इंस्ट्रूमेंट, यानी कुछ फ़र्क करना, जैसे कहते हैं ना चीज़ों के अंदर डिफरेंस रखना, कुछ बाइस्ड होना, कुछ प्रॉपर स्पेशल ट्रीटमेंट देना, बाकियों से हट के ट्रीटमेंट देना। तो ये जो चीज़ें होती हैं ये क्या होते हैं, स्पेसिफिक होती हैं। इस तरह यानी कुछ पर्सनैलिटी ट्रीटमेंट भी होते हैं, एक बंदा बूढ़ा है उसके और सोच होगी, जवान की और होगी, यंग की और होगी, बच्चा, टाइम, कोई जेंडर बाइस होता है, मेल फीमेल, इस तरह की चीज़ें जो है ना जो इफ़ेक्ट कर रही होती हैं, तो ये हमारा एक्सपेरिमेंटल ये भी इफ़ेक्ट कर रही होती हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने बताने की आपको कोशिश की है एक्सटर्नल वैलिडिटी
क्या होती है, इंटरनल वैलिडिटी क्या होती है, ये हमने बात की। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या होती है, कंट्रोल ग्रुप क्या होता है और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप क्या होता है। कंट्रोल ग्रुप जिसके अंदर हमारा कंट्रोल होता है, एक्सपेरिमेंटल जो हमारा ट्रेडिशनल चल रहा होता है। फिर भी मैंने कोशिश तो की मैं सारी बातें कर दूं, अगर फिर भी कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको इसमें समझ ना आई हो तो आप ज़रूर कमेंट में मेंशन कीजिए। आप या व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है उसको आप ज्वाइन करें और मुझे व्हाट्सएप कर दें। कोई भी मैसेज हो ग्रुप के अंदर, कोई भी क्वेश्चन हो आपका। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।